नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन मोड में पर्यटन के विकास पर बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। बजट में पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों पर रखेंगे विचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में हुई बैठक। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने लिया भाग। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और संपन्नता के लिए सदस्य देशों ने जताई प्रतिबद्धता। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन पहले सत्र में चर्चा में भाग लेते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड सदस्य देशों के बीच पहले से अब ज्यादा रणनीतिक स्पष्टता। सभी सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का किया समर्थन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्वाड देशों के समूह को एक सकारात्मक, विश्व की भलाई और सही कार्रवाई करने वाला बताया समूह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 6 देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सरकार गठन की कवायद तेज। मेघालय में एनपीपी नेता कोनराड संगमा राज्यपाल से मिलकर राज्य में सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। वहीं नागालैंड में एनडीपीपी की विधायक दल की बैठक आज। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज कर्नाटक के बीदर और देवनहल्ली में विजय संकल्प रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु सेफ सिटी परियोजना की भी करेंगे शुरुआत। इंदौर टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका। अश्विन ने उस्मान ख्वाजा को 0 पर किया चलता। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट जीतने के लिए महज 76 रन की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन मोड में पर्यटन का विकास विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे पोस्ट बजट वेबिनार में केंद्रीय बजट में पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कवर करने वाले 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा यात्रा और उद्योग क्षेत्र से आए कई हितधारक, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि, छात्र, प्रमुख उद्योगपति, पर्यटन मंत्रालय के तहत शैक्षणिक संस्थान, फिक्की और सीआईआई जैसे निकायों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन और आतिथ्य उद्योग संघ इन सत्रों में भाग लेंगे और पर्यटन क्षेत्र के लिए बजटीय घोषणाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अपने सुझावों और विचारों के माध्यम से योगदान देंगे। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों में से ये 7वां वेबिनार है। अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, संवाददाता, उनके पास सीधे रुख करते हैं। प्रधानमंत्री के वेबिनार से पहले यहाँ पर कुछ सवाल अरुण से लेंगे। अरुण, अतिथि देवो भव और भारत जो है अपनी मेजबानी के लिए बहुत पूरे विश्व में जाना जाता है। बजट में कई प्रावधान किए गए। किस तरह से जो हमारा पूरा पर्यटन क्षेत्र है वो नई ऊंचाइयों में पहुंचे और कैसे वैश्विक कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हम यहाँ पर दे पाए तमाम उन लोगों को जो भारत पहुंचते हैं। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? बजट की तरफ से काफी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अमली जामा पहनाना चाहें, उन्हें जमीन पर उतारना चाहें, तो किस तरह से आगे की राह निकल कर आती है? जया, देखिए, आपने शुरुआत में ही एक बात कही कि मिशन मोड
इस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। और जब भी सरकार इस बात को कहती है कि मिशन मोड के माध्यम से हमें किसी चीज को विकसित करना है, काम करना है, तो उसके हम देखते हैं परिणाम बहुत ही तेजी से निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये सेम एग्जांपल हमने जनधन योजना के समय भी देखा था, जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया और महज 15 दिन के अंदर अंदर जनधन की जो योजना की शुरुआत कर दी गई थी। ऐसे जब बजट में अनाउंसमेंट किया गया कि मोर देन 50 लोकेशंस को कंप्लीट टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा और इसको मिशन मोड के तहत करने की बात कही गई है, तो आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस टूरिज्म से रिलेटेड वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं, तो मकसद साफ है कि तमाम स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म से जुड़े हुए, ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेसिफिकली, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र स्पेसिफिकली, तो इसको कैसे हम लोग जो 50 जो लोकेशंस हैं हमारे देश के अंदर, टॉप 50 लोकेशंस आप कह सकते हैं जिस पर सरकार फोकस कर रही है, स्पेसिफिकली अर्बन क्षेत्र के अंदर भी, रूरल क्षेत्र के अंदर भी, तो उसको कैसे मिशन मोड में विकसित किया जा सके। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत एक तरह से टूरिज्म को अपने एक सॉफ्ट पावर के तौर पर दुनिया भर के अंदर प्रस्तुत करना चाहता है, जहां पर उसकी कल्चरल स्ट्रेंथ भी निकल करके आती है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट, जो G20 समिट इस बार भारत में आयोजन किया जा रहा है, जो भारत है G20 शिखर सम्मेलन को भी लेवरेज करेगा कि कैसे G20 के साथ में ही जो भारत के जो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनकी भी पेशकश की जा सके, उनको एक तरह से हाईलाइट किया जा सके वर्ल्ड मैप के ऊपर, जिसकी वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने, रिसर्च एजेंसीज ने अपनी अपनी स्टडीज की, जिसमें ऑन एन एवरेज उन्होंने पाया है कि टूरिज्म 2027 तक अप्रोक्सीमेटली $150 बिलियन तक एक्सपैंड कर सकता है। इसके साथ हमने हाल ही में देखा जो एक एविएशन की डील हुई है कि 470 एयरक्राफ्ट यूएस और एक तरह से बोइंग और एयरबस के परचेज किए जा रहे हैं, तो दिखाता है कि डोमेस्टिकली कैसे भारत अपने जो एविएशन को भी एक तरह से काफी एक्सपैंड कर रहा है, जिससे कि टूरिज्म या फिर जो एविएशन मार्केट है वो जो अफोर्डेबल या फिर इकोनॉमिक एयरफेयर्स को ऑफर कर सके, और स्पेसिफिकली जो टूरिज्म को है टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर भी बढ़ावा दिया जा सके। अभी जो G20 शिखर सम्मेलन के तहत जो सबसेट्स, जो वेरियस मीटिंग्स चलती हैं, वो ऑल अक्रॉस द कंट्री चली, 200 से भी ज्यादा मीटिंग शेड्यूल है, जो कि देश के हर कोने में, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर एक तरह से शेड्यूल्ड है। तो ये दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि मिशन मोड के तहत जो टॉप 50 या फिर 50 के आसपास जो डेस्टिनेशन है उसको कंप्लीट टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर उभारा जा सके, कैसे वहां पर वेरियस ईज ऑफ लिविंग या फिर जो ईज ऑफ ट्रैवल की या फिर ईज टू ट्रैवल की फैसिलिटीज को उपलब्ध कराया जा सके, जिसकी वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस क्षेत्र के अंदर, इसको भारत एक तरह से टैप करना चाहेगा। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त प्रधानमंत्री मिशन मोड पर्यटन का विकास विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करने जा रहे हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदयगण, आदरणीय राज्य मंत्री महोदयगण, पर्यटन व संस्कृति क्षेत्र से संबंधित सभी मान्यवर, देवियों तथा सज्जनों, बजट 2023-24 के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आज एक पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि इस बजट को कार्यान्वित करने हेतु एक ठोस कार्य योजना का निर्धारण किया जा सके। इस अवसर पर मैं पर्यटन मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय की ओर से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। महोदय, आपसे अनुरोध है कि अपने उद्बोधन द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार। इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत है। आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार भी बजट की खूब वाहवाही हुई है। देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है।
अगर पुराना वर्क कल्चर होता तो इस तरह के बजट वेबिनार्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन आज हमारी सरकार बजट के पहले भी और बजट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती हैं, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती हैं। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए, बजट का इंप्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो, जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप भी जानते हैं कि मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर काम करते हुए 20 साल से भी अधिक समय का अनुभव रहा है। इस अनुभव का एक निचोड़ ये भी है कि जब किसी नीतिगत निर्णय से सभी स्टेक होल्डर्स जुड़ते हैं तो रिजल्ट भी मनचाहा आता है, समय सीमा के भीतर आता है। हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में जो वेबिनार हुए उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े। दिन भर सब लोग मिलकर के बहुत ही गहन मंथन करते रहे और मैं कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए और आगे के लिए आए। जो बजट है उसी पर ध्यान केंद्रित किया और उसी में से कैसे आगे बढ़ा जाए, बहुत उत्तम सुझाव आए। अब आज हम देश के टूरिज्म सेक्टर के कायाकल्प के लिए ये बजट वेबिनार कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा। जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात आती है तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे उस स्थान का पोटेंशियल क्या है, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, उसे कैसा पूरा करेंगे, इस पूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको भविष्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा। अब जैसे हमारे देश में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कोस्टल टूरिज्म, बीच टूरिज्म, मैंग्रोव टूरिज्म, हिमालयन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा टूरिज्म, स्पोर्ट्स के द्वारा टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। अब देखिए रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, गांधी सर्किट, सब हमारे महान गुरु परंपरा हुई, उनके सारे तीर्थ क्षेत्र, पूरा पंजाब भरा पड़ा है। हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए मिलकर के काम करना ही है। इस वर्ष के बजट में देश में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से, चैलेंज रूट से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करने की बात कही गई है। ये चैलेंज हर स्टेक होल्डर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है।
इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। साथियों, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि एक फैंसी सा शब्द है, समाज के हाई इनकम ग्रुप से और उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। सदियों से हमारे यहां यात्राएं होती रही है। ये हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है, और वो भी जब संसाधन नहीं थे, यातायात की व्यवस्था ही नहीं थी, बहुत कठिनाई होती थी, तब भी कष्ट उठाकर लोग यात्राओं पर निकल पड़ते थे। चारधाम यात्रा हो, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो, 51 शक्तिपीठ की यात्रा हो, ऐसी कितनी ही यात्राएं हैं हमारे आस्था के स्थलों को जोड़ती थी। हमारे यहां होने वाली यात्राओं ने देश की एकता को मजबूत करने का भी काम किया है। देश के कितने ही बड़े बड़े शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था, उस पूरे जिले की पूरी अर्थव्यवस्था यात्राओं पर ही निर्भर थी। यात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद दुर्भाग्य ये रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद के दशकों में इन स्थानों की राजनीतिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुकसान किया। अब आज का भारत इस स्थिति को बदल रहा है। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं तो कैसे यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है। और ये भी हम देश में देख रहे हैं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। इसी तरह जब केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ था तो वहां भी सालाना 4-5 लाख लोग ही दर्शन के लिए आते थे। लेकिन पिछले साल 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए गए। अगर मेरा गुजरात का पुराना अनुभव है, वहां का भी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। गुजरात में पावागढ़ करके एक तीर्थ क्षेत्र है बड़ौदा के पास। जब वहां का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, पुरानी हालत थी, तो मुश्किल से 2000, 5000, 3000 इतनी संख्या में लोग आते थे। लेकिन वहां जीर्णोद्धार हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सुविधाएं बनी, तो उस पावागढ़ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद, नवनिर्माण के बाद करीब करीब 80,000 लोग वहां औसतन आते हैं। यानी सुविधाएं बढ़ी तो इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की संख्या पर पड़ा। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उसके सराउंडिंग जो चीजें होती वो भी बढ़ने लग गई है। और ज्यादा संख्या में लोगों के आने का अर्थ है स्थानीय स्तर पर कमाई के ज्यादा अवसर, रोजगार स्वरोजगार के ज्यादा मौके। अब देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी उदाहरण देगा। ये प्रतिमा बनने के बाद 1 साल के भीतर ही 27 लाख लोग उसे देखने के लिए पहुंचे। ये दिखाता है कि भारत के विभिन्न स्थलों में अगर सिविल एमेनिटीज बढ़ाई जाए, वहां डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो, होटल हॉस्पिटल अच्छे हो, गंदगी का नामो निशान ना हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
तो भारत के टूरिज्म सेक्टर में कई गुना वृद्धि हो सकती है। साथियों, मुझे आपसे बात करते हुए अहमदाबाद शहर में कांकरिया तालाब है, उस कांकरिया लेक प्रोजेक्ट के विषय में भी कुछ करने का मन करता है। अब ये कांकरिया लेक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वहां आमतौर पर लोग जाते नहीं थे, ऐसे वहां से गुजरना पड़े तो गुजरे, लेकिन वहां कोई जाता ही नहीं था। हमें वहां न सिर्फ लेक का रिडेवलपमेंट किया, बल्कि फूड स्टोर्स में काम करने वालों को स्किल डेवलपमेंट भी किया। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमने वहां स्वच्छता पर भी बहुत जोर दिया। अब कल्पना कर सकते हैं कि आज वहां एंट्री फी होने के बावजूद भी औसतन प्रतिदिन 10,000 लोग मुलाकात करते हैं। ऐसे ही तरीकों से हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपना एक रेवेन्यू मॉडल भी विकसित कर सकता है। साथियों, ये वो समय है जब हमारे गांव भी टूरिज्म का केंद्र बन रहे हैं। बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे दूर सुदूर के गांव अब टूरिज्म पर के मैप पर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे पर बसे जो गांव है, वहां वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू की है। ऐसे में होम स्टे, छोटे होटल, छोटे रेस्टोरेंट हो, ऐसे अनेक बिजनेस के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का काम हम सबको मिलकर के करना है। साथियों, आज एक बात मैं भारत आ रहे फॉरेन टूरिस्ट के संदर्भ में भी बताऊंगा। आज जिस तरह दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, भारत आने वाले विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले साल जनवरी में सिर्फ 2 लाख विदेशी टूरिस्ट आए थे, जबकि इस साल जनवरी में 8 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए। विदेश से जो टूरिस्ट भारत आ रहे हैं, हमें उन्हें भी प्रोफाइल करके अपना टारगेट ग्रुप तय करना होगा। विदेश में रहने वाले वो लोग जिनमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की क्षमता होती है, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत लाने के लिए विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ऐसे टूरिस्ट भले ही कम दिन भारत में रहेंगे, लेकिन ज्यादा राशि खर्च करके जाएंगे। आज जो विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं, वो औसतन $1,700 खर्च करते हैं, जबकि अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रैवलर औसतन $2,500 और ऑस्ट्रेलिया में करीब $5,000 खर्च करते हैं। भारत में भी हाई स्पेंड टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। हर राज्य को इस सोच के साथ भी अपनी टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है। अब जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा किसी स्थान पर रुकने वाला जो टूरिस्ट होता है, वो बर्ड वॉचर होता है। ये लोग महीनों महीनों किसी देश में डेरा डाले रहते हैं। भारत में इतने भांति भांति प्रकार के पक्षी हैं, हमें ऐसे पोटेंशियल टूरिस्ट को भी टारगेट करके अपनी नीतियां बनानी होगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच आपको टूरिज्म सेक्टर की एक बेसिक चुनौती पर भी काम करना है। यह है हमारे यहां प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की कमी। गाइड्स के लिए स्थानीय कॉलेजों में सर्टिफिकेट कोर्स हो, कंपटीशन हो। बहुत अच्छे नौजवान इस प्रोफेशन में आगे आने के लिए मेहनत करेंगे और हमें शानदार अनेक भाषा बोलने वाले अच्छे टूरिस्ट गाइड मिलेंगे। उसी प्रकार से डिजिटल टूरिस्ट गाइड भी अब तो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी कर सकते हैं। किसी एक विशेष टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो गाइड काम कर रहे हैं, उनकी एक स्पेसिफिक ड्रेस या वर्दी भी होनी चाहिए। इससे लोगों को पहली नजर में ही पता चला जाएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो टूरिस्ट गाइड है और वो हमारी इस काम में मदद करेगा।
हमें ये याद रखना होगा कि जब कोई भी टूरिस्ट किसी स्थान पर पहुंचता है तो उसके मन में सवालों का भंडार भरा होता है। वो अनेक सवालों के तत्काल समाधान चाहता है। ऐसे में गाइड उन सभी सवालों के जवाब खोजने में उनकी मदद कर सकता है। साथियों, मुझे विश्वास है इस वेबिनार के दौरान आप टूरिज्म से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से विचार करेंगे। आप बेहतर सॉल्यूशन के साथ सामने आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जैसे टूरिज्म के लिए हम मान लीजिए हर राज्य एक या दो बहुत ही अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जोर लगाता है, तो एक शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम तय करें कि भाई स्कूल से बच्चे जो टूरिस्ट के रूप में निकलते हैं, हर स्कूल टूरिस्ट करते ही है, यात्रा के लिए निकलते ही है, 2 दिन 3 दिन के कार्यक्रम बनाते हैं। तो आप तय कर सकते हैं कि भाई फलाने डेस्टिनेशन में शुरू में पर डे 100 लोग स्टूडेंट्स आएंगे, फिर पर डे 200 आएंगे, फिर पर डे 300 आएंगे, फिर पर डे 1000 आएंगे। अलग अलग स्कूल के आए वो खर्चा करते ही हैं। यहां जो लोग हैं उनको लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चलो ये व्यवस्था खड़ी करो, ये दुकान खड़ी करो, पानी की व्यवस्था करो, अपने आप शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे सभी राज्य तय करें कि नॉर्थ ईस्ट के अष्टलक्ष्मी हमारे 8 राज्य हैं, हम हर वर्ष 8 यूनिवर्सिटी हर राज्य में तय करें और हर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में 5 दिन 7 दिन टूर करेगी, दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे राज्य में टूर करेगी, तीसरी दूसरी टूर। आप देखिए आपके राज्य में 8 यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जहां के हमारे युवकों को नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का पूरा आता पता होगा। उसी प्रकार से आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। विदेशे तो लोग जाते हैं, क्या हमारे राज्यों में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्पेशल पैकेज घोषित कर सकते हैं? और मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में एक वातावरण बनाना चाहिए कि गुजरात के लोगों को लगना चाहिए कि भाई 2024 में अगर हमारे यहां से शादियों के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन होगा तो तमिलनाडु में होगा और तमिल पद्धति से हम शादी करवाएंगे। घर में 2 बच्चे हैं तो कोई सोचेगा कि एक हम असमिया पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं, दूसरे की हम पंजाबी पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन वहां बना देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन इतना बड़ा कारोबार की संभावना है। हमारे देश का टॉप क्लास के लोग विदेश जाते होंगे, लेकिन मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन पे जाते हैं और उसमें भी जब नयापन होता है तो उनकी जिंदगी में यादगार हो जाता है। हमने इस दिशा को अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ इन्हें गुने स्थान अपने तरीके से करते हैं। उसी प्रकार से कॉन्फ्रेंसेस, आज दुनिया के लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करें, लोगों को कहें, जमीन की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें तो कॉन्फ्रेंसेस के लिए लोग आएंगे तो वो होटल में भी रुकेंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, यानी एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स टूरिज्म भी बहुत क्षेत्र है, हम इनवाइट करें। अब देखिए अभी कतर में फुटबॉल मैच हुआ पूरे दुनिया का, कतर की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ उसका, दुनिया भर के लोग आए, लाखों लोग आए। हम छोटे से शुरू करें, बहुत बड़ा हो सकता है। हमें इन तरीकों को ढूंढना होगा और उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, शुरू में लोग आए ना आए, हम अपने स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों, हमारे सरकार की मीटिंगों के लिए वहां जाना, अगर हम अपने एक डेस्टिनेशन को महत्व देना शुरू करेंगे तो अपने आप और लोग भी आना शुरू करेंगे और फिर वहां की व्यवस्थाएं बनेगी। मैं चाहता हूं कि भारत में कम से कम 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हमने डेवलप करने चाहिए कि दुनिया के हर कोने में पता हो कि अगर भारत जाते हैं तो इस जगह पे तो जाना ही चाहिए। हर राज्य को गर्व होना चाहिए कि दुनिया के इतने देश के लोग मेरे यहां आते हैं।
दुनिया के इतने देशों को हम टारगेट करेंगे, हम वहां की एम्बेसी को लिटरेचर भेजेंगे, वहां की एम्बेसी को हम कहेंगे कि देखिए आप टूरिस्टों के लिए मदद चाहते हैं तो हम ये मदद करते हैं। हमें पूरी व्यवस्था, हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आपको नए सिरे से सोचना होगा। हमें हमारी एप्स, हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सबको बहुत आधुनिक बनाना होगा और हमारा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी ऐप यूएन की सभी लैंग्वेजेज में ना हो और भारत की सभी लैंग्वेजेज में ना हो। अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में हमारी वेबसाइट बना देंगे तो संभव नहीं हो। इतना ही नहीं, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर साइनेज सभी भाषाओं के होने चाहिए। अगर तमिल का कोई सामान्य परिवार आया है, बस लेकर के चला है और वहां पर उसको तमिल में अगर साइनेज मिल जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जी। हमने एक बार अगर इसके महात्म्य को समझेंगे तो हम अवश्य रूप से टूरिज्म को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आज के इस वेबिनार में बहुत विस्तार से चर्चा करिए और रोजगार के बहुत सारे अवसर जैसे एग्रीकल्चर में है, जैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टेक्सटाइल में है, उतनी ही ताकत टूरिज्म के अंदर रोजगार की है। बहुत अवसर है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं और आपको इस आज के वेबिनार के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन मोड में पर्यटन का विकास विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया और इसमें हमें दिखा कि पर्यटन क्षेत्र के तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे वो उसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कैसे हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। रोजगार की इसमें असीम संभावनाएं हैं। इस हर एक क्षेत्र में आपको यहाँ पे संभावनाएं मिलेंगी। आज छोटे छोटे गांव भी टूरिज्म के वर्ल्ड मैप पर आ गए हैं। कुछ आंकड़ों के साथ भी प्रधानमंत्री ने पेश किया कि कैसे जनवरी में 8 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे। पर्यटन से जुड़े हर क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों को, तमाम चीजों को एक साथ लाना होगा। निजी सार्वजनिक भागीदारी के साथ पर्यटन को प्रोत्साहित करना होगा, तभी हम मिशन मोड में आके इस क्षेत्र को आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ कुछ चंद स्टेप्स भी दिए, नुस्खे भी दिए किस तरह से हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हर राज्य को हाई स्पेंड टूरिज्म, हाई स्पेंड टूरिस्ट को आकर्षित करने की जरूरत होगी। यहाँ पर युवाओं की भागीदारी होगी, टेक्नोलॉजी का वंडर सीमेंट है टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के उपयोग किए बिना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और नौवहन और उड़ानों के आने जाने की स्वतंत्रता के प्रति मजबूत समर्थन दिया। साथ ही क्वाड सदस्य देशों ने यथास्थिति को बदलने के लिए किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध किया जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्रियों ने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी जैसी समकालीन चुनौतियों पर व्यावहारिक सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र का समर्थन करने पर जोर दिया। साथ ही स्थायी, पारदर्शी और निष्पक्ष ऋण के माध्यम से ऋण संकट को दूर करने, वित्तपोषण प्रथाओं, अंतरिक्ष सहयोग, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने पर चर्चा की। We agreed on a counter-terrorism working group. We agreed on cooperating more closely with the Indian Ocean Rim Association. We agreed that there would be we had earlier worked out a HADR initiative. So the standard operating procedures for that. I was personally happy that there was a stronger expression of support from
all of us collectively to the reform of the UN when it comes to sustainable development goals, which all of us are committed to. We believe that they should be pursued comprehensively, not cherry-picked for political convenience. We will be doing a maritime security working group very shortly in Washington, and we discussed, among other things, one of the outcomes we agreed on was that the listings of terrorists, the counter-terrorism side listings should not be politicized. रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 4 मार्च तक होने वाले इस कार्यक्रम के दूसरे दिन आज क्वाड के विदेश मंत्रियों ने रायसीना डायलॉग में एक पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग क्वाड स्क्वाड पॉलीगन की शक्ति और उद्देश्य नामक विषय पर चर्चा में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पैनल चर्चा के दौरान कहा कि हमने कई मुद्दों को शामिल करने के लिए क्वाड के निर्धारित क्षेत्रों का विस्तार किया है, जिनमें बहुपक्षीय संस्थानों का कार्य, आतंकवाद का मुकाबला, तकनीकी सहयोग, मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा प्रमुख है। In a way, Quad is working in 2023, partly, as I said, because we have greater strategic clarity. I also think we have leaderships with a greater sense of purpose, who are less encumbered by baggage. But to me, a big difference is actually our inter-se relationship, which has today become so much more confident and so much deeper. So, in fact, the one point I would differ with Minister Hayashi, actually I hope one day it will be 1111, the 1111. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि क्वाड की ताकत यह है कि वह समान विचारधारा वाले देशों को साथ लाता है, जिनके समान मूल्य हैं। उन्होंने साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के भविष्य पर बात करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव अब सबसे मजबूत हैं। One of the things that we are doing through the Quad is trying to bring together not only governments but academia and other experts to look at where we might collaborate together on new technology. On innovation, and whether that has benefits in other areas remains to be seen. But clearly, our 4 countries in particular are very well placed to increase in a variety of ways our collaboration on emerging technology and on innovation, and that's something that we'll also do through the Quad. पैनल चर्चा को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि आज के दौर में भारत एक प्रमुख शक्ति है और भारत के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र का कोई पुनर्निर्धारण नहीं हो सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि दुनिया में जारी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के रवैये की उन्होंने सराहना की। Talk about the extent to which India is a critical power, a great power in the region, that there is no reshaping of the Indo-Pacific with the attributes that Australia would seek without India. I'd also make the point, and I think we've seen that in not only in how Jai engages with the world and his narrative around it, but also Prime Minister Modi. India is a civilisational power, brings a different perspective to some of the challenges of these times. और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नई सरकार के गठन के लिए तैयार है। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर माणिक साहा को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने रखा था। भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी गठबंधन ने 32 सीटें जीती हैं, जो कि 60 विधानसभा की सदस्यों की विधानसभा में बहुमत के 31 के आंकड़े से एक अधिक है। निर्वाचन आयोग द्वारा कल घोषित परिणामों के अनुसार पहली बार चुनाव लड़ रही त्रिपुरा मोथा पार्टी ने 42 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 13 सीटों पर उसे विजय मिली। त्रिपुरा मोथा पार्टी सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 11 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 3 सीट पर विजय मिली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाम मोर्चा ने 47 उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि कांग्रेस के लिए 13 सीटें छोड़ी थीं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी इंडिजीनियस फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने दक्षिणी त्रिपुरा में जोलियाबाड़ी सीट पर जीत दर्ज की।
वहीं नागालैंड में एनडीपीपी के विधायक दल की बैठक आज कोहिमा में होगी। एनडीपीपी की विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। भाजपा एनडीपीपी गठबंधन को भी पूर्ण बहुमत मिला है। एनडीपीपी को 25, भाजपा को 12, निर्दलीय को 4, जदयू को 1, एलजेपीआर को 2, एनपीएफ को 2, एनपीपी को 5 और एनसीपी को 7 और आरपीआई को 2 सीटें मिली हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा आज राज्य के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख संगमा आज करीब 11:30 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में जानकारी देंगे। सत्ताधारी पार्टी एनपीपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मेघालय में एनपीपी को 26, एआईटीसी को 5, भाजपा को 2, एचएसपीडीपी को 2, निर्दलीय को 2, कांग्रेस को 5, पीडीएफ को 2, यूडीपी को 11 और वीपीपी को 4 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय चुनाव में सत्ताधारी पार्टी एनपीपी के राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने पर बधाई देते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्विटर संदेश में उन्होंने कहा, मेघालय विधानसभा चुनावों में कॉनराड संगमा को उनकी पार्टी के सराहनीय प्रदर्शन के लिए बधाई। मेरे मित्र स्वर्गीय पीए संगमा जी को बहुत गर्व होता है। आशा करता हूं कि मेघालय की प्रगति के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। वे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता शामिल होंगी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पैगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे हैं तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पैगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है।
क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। Sir, Mohit from Times Now. Sir, Rahul Gandhi also spoke about how minorities are being attacked in the country, they are under threat, but the results of Goa and Northeast have said something else, because people over there, the minorities, have also voted for the BJP, sir. जो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के उल्लेख क्या करते हैं, आप समझ सकते हैं उनके मन में क्या चलता है। और माइनॉरिटीज़ का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अलग अलग राज्यों के जब जो चुनाव आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ चलने वाले और सबके प्रयास से देश को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सबने विश्वास किया है। जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर कांग्रेस बांटती चली आई है, बांटो और राज करो, इस मानसिकता के साथ काम किया, उससे देश बाहर निकल चुका है। मोदी जी ने कहा है गुलामी की मानसिकता को छोड़ना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। शायद राहुल गांधी जी अभी भी निकल नहीं पाए, कांग्रेस भी नहीं निकल पाई। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मोदी जो है वो देश के आर्किटेक्चर को खराब कर रहे हैं, अपने विचारों को इंडिया पर थोप रहे हैं। देश के लोगों ने जो प्यार नरेंद्र मोदी जी को दिया है, 1984 के बाद 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत अगर किसी व्यक्ति और किसी पार्टी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला है। और लोकतंत्र में जनता के निर्णय, जनता का समर्थन, इससे बड़ा कुछ और नहीं होता, और वो बार बार नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया है। सर, एक और चीज़ उन्होंने कहा कि भारत में सुनी वो है बेरोजगारी, भारत में उतने रोजगार का अवसर नहीं पैदा किए जा रहे हैं जितना यहाँ के युवाओं को जरूरत है। आंकड़े बार बार बोलते हैं। अर्थव्यवस्था पर कल भी रायसीना डायलॉग में जो दुनिया भर के नेताओं ने बुद्धिजीवी कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 पैंडेमिक से पहले भी सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, और कोविड-19 पैंडेमिक के समय जो भारत ने रिफॉर्म्स किए, जो कदम उठाए, जहां एक और भूखमरी से और महामारी से देश को बचाया, अर्थव्यवस्था भी भारत को और मजबूत करने का काम किया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है, और 7% की ग्रोथ ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है मेजर इकोनॉमीज में, कि भारत के बढ़ते कदम आज दुनिया उसको सराह रही है। आज दुनिया के अलग अलग पटल पर, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी भारत के नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी के काम की सराहना हो रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था पर लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आ रही है, और पीएलआई स्कीम्स के भी एक के बाद दूसरे का ये जो सफल होना, ये अपने आप में दिखाता है भारत की योजनाओं के बारे में। तो राहुल गांधी ने एक और चीज कही थी कि मीडिया के मित्र मेरे सामने बैठे हैं, ये आपको भी बदनाम करने की कोशिश, और इसी तरह से मैंने पहले कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में, चाहे जिसमें देश की जुडिशरी क्यों ना हो, उसको भी बदनाम करने में कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, इन पे बार बार प्रहार करना एक आम आदत बन गई है, और बाद में माफ़ी मांग के विदेश यात्रा पर जाना ही राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। देश में उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, और विदेश में जाकर जहर उगलने का काम, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम और भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी कभी नहीं छोड़ते हैं। सर, राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि जितनी माइनॉरिटीज है दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, इसके बारे में क्या? आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति के लिए अगर आप मोदी सरकार की सभी योजनाओं को देखेंगे, अगर बैंक खाते सबसे ज़्यादा खुले तो यहाँ पर खुले, सबसे ज़्यादा मुफ्त अनाज का लाभ किसी को मिला, मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर का मिला, नए गैस सिलेंडर से लेके, पानी से लेके, पक्के मकान का। और ये छोटे मोटे नहीं साहब,
जब दुनिया भर के सामने ये आंकड़े आते हैं कि 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए, 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए गए, 6 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया गया, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में राशन देने का काम मोदी सरकार ने किया, तो लोग सोचते हैं, दुनिया भर के लोग सोचते हैं कि ये संभव कैसे हो सकता है। ये असंभव को संभव मोदी सरकार ने किया। लेकिन शायद ये कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो 7 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, तो इनको कभी ये विश्वास भी नहीं हुआ। सर, ये एक पैटर्न, एक इकोसिस्टम देखते हैं सर, जो बार बार ऐसे फॉरेन सॉइल पे जाके इंडिया के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के खिलाफ बोलते हैं, और वो भी उस दिन जब इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं और बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है, उस दिन भी बॉडीज पर सवाल उठाए जा रहे हैं डेमोक्रेसी पे। सर, जब कांग्रेस पार्टी की धुलाई और सफाई, सुपड़ा साफ हर चुनाव में हो रहा हो, गुजरात के बाद नॉर्थ ईस्ट तक जाकर, तो ये स्वाभाविक है देश में कभी पार्लिया से लेकर सबसे भारतीयों को बचाकर यहाँ पर लाना, इससे ज़्यादा मजबूत क्या होगा। ऑपरेशन दोस्त चलाकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना, जो दुनिया के बड़े देश नहीं कर पाए, भारत ने की मदद। सीरिया और टर्की उस समय पहुंचाई जब आपदा की मार उनके ऊपर आई थी। तो मैं आपसे यही कहता हूं, ये मजबूत भारत के कदम है, ये मजबूत प्रधानमंत्री के कारण संभव हो पाया। सर, ऑपोजिशन पार्टीज ने पहले भी यूनाइट होकर यूनिटी दिखाने की कोशिश करी है, पेगासस का मुद्दा हो या और मसले हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करी है। ममता बनर्जी अब कह रही हैं 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी, तो क्या ये यूनिटी फिर से वीक होती नजर आ रही है? अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब महागठबंधन भी करते हैं तो लोग उसको महाठगबंधन ही कहते रहे। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जिन लोगों पर लगे हैं, उनके पास जवाब देने के लिए होकर चोर चोर मसेरे भाई, वो एक कहावत चलती है, वो सीधे रूप से देखने को मिलता है। धन्यवाद। एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस वक्त साफ कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में लेक्चर जो दिया है राहुल गांधी ने, उनके तमाम जो बातें उन्होंने कही है उस पर बहुत ही कड़ा विरोध जताते हुए और बेहद साफ और बेबाक शब्दों में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरे विश्व जानता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम उठाए हैं, एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री में से हैं, किस तरह के उन्होंने भारत की वैश्विक जो स्थिति है उसको आगे बढ़ाने में कितना उनका योगदान रहा है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान सम्मान बढ़ाया है भारत में। और हाल ही में जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत में भी जो चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, इसके बावजूद लगातार राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं। शायद लगता है कि उनका जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे भी उनका विश्वास उठ गया है। तो यहाँ पर बेहद कड़े शब्दों में लताड़ते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। और देश भर में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में केंद्र सरकार की पहल काफी कारगर नजर आ रही है। केंद्र सरकार के सस्ते और मध्यम आय वाले आवासों के लिए विशेष विंडो यानी स्वामी फंड से ऐसी परियोजनाओं के लिए 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की तरलता को अनलॉक करने में मदद हुई है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड का गठन रेरा पंजीकृत किफायती और मध्यम आय वर्ग की आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए किया गया था, जो धन की कमी के कारण रुकी हुई हैं। फंड का निवेश प्रबंधक एसबीआई कैप वेंचर्स है, जो कि एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। भारत सरकार की ओर से कोष का प्रायोजक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव है। वित्त मंत्रालय के 15,530 करोड़ रुपए के फंड की बदौलत अब तक 130 आवासीय परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए अब तक 12,500 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
स्वामी फंड से मदद मिलने के कारण अब तक 20,557 मकानों को पूरा किया जा चुका है। साथ ही अगले 3 साल में 130 परियोजनाओं के तहत 81,000 मकानों के निर्माण को पूरा किए जाने का लक्ष्य है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर 2019 में की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे नवंबर 2019 में मंजूर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने गुरुवार को अयोध्या में मंदिर निर्माण स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण से पूरे प्रदेश में विकास और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही अयोध्या देश का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बनेगा। सांस्कृतिक गौरव और विश्व के आकर्षण के केंद्र अयोध्या में श्री रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया तेज गति से जारी है। गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव अपूर्व चंद्र ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने अयोध्या में जारी विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। अयोध्या में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जहां अयोध्या के कायाकल्प की कहानी बयां करता है, तो वहीं इस आध्यात्मिक नगरी की अनेक विकास परियोजनाएं आध्यात्मिक पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या का रेलवे स्टेशन विकसित हुआ है वो पूरे अयोध्या के विकास का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि हर रोज 4 से 5 लाख श्रद्धालु आसानी से यहां पहुंचकर बिना किसी दिक्कत के दर्शन कर सकें। सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने नगर भ्रमण के दौरान श्री राम मंदिर निर्माण स्थल का जायजा लिया और निर्माण कार्य में शामिल श्रमिकों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि श्री रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय गौरव का विषय है। अयोध्या का विकास हम केवल मंदिर का ही नहीं, अब ऐसे जैसे रास्ते में आते हुए देखा तो अयोध्या का भी संपूर्ण विकास किया जा रहा है। रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं कि ये बनेगा और देश के ही नहीं, हमारे देश के ही नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ पर यात्री श्रद्धालु आते रहेंगे। सूचना प्रसारण सचिव ने मंदिर गर्भगृह समेत पूरे परिसर का भ्रमण किया और मंदिर निर्माण से आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों के बारे में श्रम साधकों से भी बातचीत की। तुम लोगों को काम करते कैसा लगता है? राम बहुत अच्छा फील होता है सर। राम के मंदिर के लिए आप भी कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हो? जी सर, बिल्कुल कर रहे हैं सर। जिस टाइम का डेट दिया गया है, एल&टी टीम, एल&टी कंपनी और टाटा सब मिलके उसी टीम उस टाइम के डेट पे हम लोग बना के दे। मंदिर का काम भगवान के लिए कर रहे हैं हम और नकाशी का ये काम कर रहे हैं हम। सूचना प्रसारण सचिव ने रामलला की मूर्ति स्थापित होने के स्थल गर्भगृह जाकर वहां हो रहे निर्माण कार्य की जानकारी ली और बाद में श्री रामलला विराजमान के दर्शन भी किए। विधिवत दर्शन के बाद पुजारियों ने उनका राम पटका पहनाकर परंपरागत स्वागत किया। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों ने अपूर्व चंद्र को बताया कि मंदिर का निर्माण इस तर्ज पर किया जा रहा है कि भावी 1000 वर्षों से भी अधिक तक इसकी मजबूती बनी रहे। 12 इंच की लेयर को रोलर कॉम्पैक्शन के द्वारा 10 इंच बनाया गया, उसकी डेंसिटी नापी गई, तब सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर, और इस प्रकार जमीन के नीचे एक बहुत विशाल बड़ी मोटी आर्टिफिशियल रॉक तैयार की गई है। ये रॉक एक प्रकार का लैंड इंप्रूवमेंट है। ये पत्थर हो गया नीचे, इसके ऊपर फिर जितने हिस्से में मंदिर बना है, एक 1.5 मीटर मोटी एक सेकंड कंक्रीटिंग की गई है। भव्य अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य मंदिर से न केवल अयोध्या की आध्यात्मिकता और गरिमा में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यटन और रोजगार की अपार संभावनाएं भी यहाँ सृजित होंगी। सूचना प्रसारण सचिव के दौरे के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय समेत मंदिर निर्माण से जुड़ी सभी कार्यदायी एजेंसियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर जारी है और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के बाद से मंदिर निर्माण प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा पूर्ण हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। नियत समय में कार्य संपूर्ण होने की उम्मीद है। यह आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है और साथ ही साथ अभियांत्रिकी का यह अद्भुत नमूना होगा। लोग खींचे चले आते हैं। हाँ, ये निश्चित है कि अयोध्या की आध्यात्मिकता में आधुनिकता का यह समावेश पूरी दुनिया को नए भारत के उत्कर्ष की कहानी भी बयां करेगा। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, राम जन्मभूमि, अयोध्या। और ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर टेस्ट जीत लिया है। इंदौर टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया।
ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में मिले 76 रन कुल के लक्ष्य को मात्र 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत हासिल कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं भारतीय टीम को अगर विश्व टेस्ट में जगह बनानी है तो उसे अहमदाबाद में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट को किसी भी हाल में जीतना होगा। इसके साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।